जब भी कोई घर लेने की सोचता है, उनका एक क्वेश्चन जरूर होता है कि क्या इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, क्या मुझे इस पे एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टर है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। लेकिन आज की डेट में एंड यूजर्स का भी सेम क्वेश्चन है, क्योंकि उनका भी एक सपना है कि वो एक अपनी प्रॉपर्टी पे अच्छा एप्रिसिएशन कमा के उसे बेच के एक नया अपग्रेडेड घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो भी तब जब आप एक डेवलपिंग लोकेशन पे घर खरीद रहे हो। और इसीलिए मेजॉरिटी प्रॉपर्टी बायर्स बिल्डर की ग्रोथ स्टोरी, एक ब्रोकर की सेल्स पिच, उनके एक्सपीरियंस, उनके कॉन्फिडेंस पे बिलीव करते हैं और इसी के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, हर बिल्डर को अपना माल बेचना है और इसीलिए उसके सभी एडवाइस के ऊपर 100% ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हर प्रॉपर्टी बायर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं और उसके एप्रिसिएशन की वैल्यू डिसाइड करते हैं। लेकिन ये फैक्टर्स जानने के पहले हमको ये समझना होगा कि हर प्रॉपर्टी की एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल होती है। जब वो प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो यूजुअली वो सबसे ज़्यादा सस्ती होती है। जब उसका पोजीशन आ जाता है तब यूजुअली उसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखी जाती है। जब पोजीशन आने के बाद में अगले 2-3-5 साल के अंदर जब उसमें सभी लोग आके रहना शुरू कर देते हैं, एक कम्युनिटी फीलिंग बन जाती है, जब टीदिंग इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, तब जाके उसमें एक बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल ग्रोथ साइकिल। आज मैं इन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे फैक्टर्स शेयर करूंगा जो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि एक प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लस वीडियो के एंड में एक एडिशनल बोनस टिप। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रोड कनेक्टिविटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं मेजरली मेट्रो को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मेट्रो रियल एस्टेट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रो ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, जिसके वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। अब बहुत सारी सिटीज़ में लोकल ट्रेन यूज़ होती है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है ये कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत सालों से थे। रेलवे स्टेशन के जो अगल बगल का एरिया है वो एक टाइम पे बहुत ही प्राइम एरिया हुआ करता था, बट आज की डेट में वो मेजरली मार्केट एरिया है, काफ़ी कंजस्टेड हो गया है और बहुत सारे लोग अब यहाँ पे रहना नहीं चाहते। लेकिन मेट्रो हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर रियल एस्टेट। अब मेट्रो जब बॉम्बे और दिल्ली में प्रपोज हुई थी तो सिर्फ प्रपोजल स्टेज पे वहाँ के प्रॉपर्टी रेट्स 20 से 40% तक बढ़ गए थे। जब मेट्रो कंप्लीट हुई तो मेट्रो स्टेशन के आसपास के एरियाज में फिर से 20 से 40% का एप्रिसिएशन आया। तो बेसिकली अगर आपका घर मेट्रो स्टेशन से नज़दीक है तो लॉन्ग टर्म में आपके प्रॉपर्टी रेट्स ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे, नॉर्मल से बेटर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट है रोड कनेक्टिविटी। अब जिस भी प्रॉपर्टी की रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम कमर्शियल ऑफिस हब्स या फिर मेन हाईवे से उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, उसका एप्रिसिएशन किसी और प्रॉपर्टी से ज़्यादा बेटर होगा। और ये अगर 2 प्रॉपर्टी जो एब्सोल्युटली सिमिलर है, उनके बीच में अगर 200-500 मीटर का अंतर है फ्रॉम मेट्रो स्टेशन या फिर रोड कनेक्टिविटी, तो जिसकी कनेक्टिविटी बेटर है, जिसकी मेट्रो स्टेशन से प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, उसका रेट सिमिलर दूसरी प्रॉपर्टी से 5 से 10% ज़्यादा ही होगा। एंड दैट इज़ अ फैक्ट, क्योंकि हर सिटी के अंदर आज ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है। हर किसी को कन्वीनियंस चाहिए, हर किसी को प्रॉक्सिमिटी चाहिए। तो वो 200-500 मीटर का भी अगर अंतर है तो प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन में अंतर आ जाएगा। सेकेंड फैक्टर इज कमर्शियल डेवलपमेंट। हर किसी को अपना घर ऑफिस के नज़दीक चाहिए, किसी को भी ट्रैवलिंग में, ट्रैफिक में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वॉक टू वर्क इज़ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो हर सिटी में जो भी कमर्शियल हब था उसके आसपास का रेजिडेंशियल एरिया सबसे पहले डेवलप हुआ, वहाँ के प्राइजेस सबसे ज़्यादा बढ़े। तो बेसिक लॉजिक ये है कि जहाँ पे भी कमर्शियल डेवलपमेंट होगा उसके आसपास का जो भी रेजिडेंशियल एरिया है उसके प्राइजेस ज़्यादा अच्छे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी डेवलप लोकेशन पर ले रहे हो तो ये ठीक है, आपको पता है कि कमर्शियल हब कहाँ पे है। लेकिन अगर आप किसी डेवलपिंग लोकेशन पर ले रहे हो तो वहाँ का चैलेंज ये है कि पहले रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आती है और उसके बाद में कमर्शियल डेवलपमेंट आती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कमर्शियल डेवलपमेंट आने कहाँ वाली है? इसके लिए आपको सिटी का मास्टर प्लान डिटेल में स्टडी करना होगा। वहाँ पे क्लियर बाइफर्केशन होगा कि कौन से जोन्स हैं जो कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए मार्क किए हुए हैं।
अब ये जो भी जोन्स हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, ब्रोकर से बात करना होगा, डेवलपर से बात करना होगा और ये समझना होगा कि ये लैंड कौन से बिल्डर ने एक्वायर किया है और इस बिल्डर की बैकग्राउंड क्या है, उसकी कमर्शियल डेवलपमेंट का स्टाइल क्या है। अब फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर में डीएलएफ बहुत ही फेमस है फॉर द कमर्शियल डेवलपमेंट। ये बात सबको पता है कि अगर डीएलएफ ने कहीं पे भी अपने कमर्शियल ऑफिस स्पेस खोले हैं तो उसके आसपास का रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी अच्छे से डेवलप करेगा और वहाँ के प्राइजेस काफ़ी अच्छे से बढ़ेंगे। तो अगर आप बिल्डर्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो, अगर आप ये चेक कर सकते हो कि कौन से कमर्शियल डेवलपमेंट कौन से बिल्डर्स कर रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या स्कोप है, देन यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन और उसके आसपास में आप एक अच्छी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर है सोशल इंफ्रा। इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला है नेबरहुड और दूसरा है मॉल्स, मार्केट, पार्क्स, ये सारी चीज़ें। अब जब मैं नेबरहुड की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में किस टाइप की बिल्डिंग्स मेजॉरिटी में है, मतलब वो अफोर्डेबल है, प्रीमियम है, बजट है या फिर लग्जरी बिल्डिंग्स है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो जिस लोकेशन पे एक साथ में 4-6 जूस वाले साथ में खड़े होते हैं वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती हैं, उनका बिजनेस बेटर चलता है। जहाँ पे वो एक अकेला जूस वाला खड़ा होता है वहाँ पे कम गाड़ियाँ रुकती हैं। बहुत से लोग ये डाउट करते हैं कहीं पे ये पुराना बासा जूस तो ना पिलाते। वो सेम लॉजिक रियल एस्टेट में भी अप्लाई करता है। अगर किसी एक लोकेलिटी में बजट हाउसिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे मेजॉरिटी बजट बायर्स वहाँ पे आएंगे, तो डिमांड बेसिकली ज़्यादा बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ेंगे। भले कंपटीशन है लेकिन फिर भी उस लोकेलिटी के लिए डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो उसी नेबरहुड के हिसाब से होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी लोकेलिटी के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं या फिर किसी लोकेलिटी के आसपास कोई बहुत बड़ा विलेज का एरिया लगता है तो वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट जैसे ब्रांड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है रादर देन शॉपर शॉप आने की। तो बेसिकली अगर आपके प्रोजेक्ट जैसा है वैसे ही टाइप ऑफ बिल्डिंग्स अगर आपके एरिया में है, वैसे ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है, तो इस लोकेलिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी की रेट्स अपने आप अप्रिशिएट करेंगे। सोशल इंफ्रा का सेकेंड पार्ट है मॉल्स, मार्केट या पार्क्स। सिमिलर टू कमर्शियल डेवलपमेंट, अगर आपके घर के पास में कोई मॉल है, मार्केट है या कोई बहुत बड़ा पार्क है तो डेफिनेटली ऐसी प्रॉपर्टी की रेट्स ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। किसी को भी आज के डेट में ट्रैफिक में नहीं फंसना, ट्रैवल नहीं करना, अगर आप पैदल जा सकते हो मार्केट तक, मॉल तक, तो एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। लेकिन जो भी प्रॉपर्टीज़ एकदम मार्केट के नेक्स्ट डोर है, यूजुअली वहाँ पे आपको पार्किंग की प्रॉब्लम आती है, नॉइज़ पोल्यूशन आता है, तो यहाँ पे डिमांड हमेशा कम हो जाती है। तो एकदम नेक्स्ट डोर होना भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रॉक्सिमिटी है कि अगर आप पैदल जा सकते हो या फिर डिस्टेंस बहुत ही कम है तो डेफिनेटली ऐसी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट होती है। किसी भी प्रॉपर्टी में कितना अप्रिसिएशन आएगा, दिस वुड बी डिटरमाइंड बाय द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड फैक्टर में हमने डिमांड साइड पे बात की थी। फोर्थ फैक्टर इज सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। अब पहले तीन फैक्टर्स तो काफ़ी सारे लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन फोर्थ फैक्टर ऑफ सप्लाई बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं। अब हम सब ने देखा है कि बहुत सारी डेवलप लोकेशंस पे 20-25 साल पुरानी बिल्डिंग्स में भी अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है तो नए प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं सकते। लेकिन इन डेवलपिंग लोकेशंस पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स आने का स्कोप है। तो हमको ये इवैल्यूएट करना होगा कि जो भी प्रॉपर्टी हमको पसंद आई है उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे कितनी हैं जो रेडी हो चुकी हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे हैं। इससे हमको आइडिया आएगा कि अगले 3-4 साल में वहाँ पे कितना सप्लाई आने वाला है। अगर सप्लाई लिमिटेड है तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होने के अच्छे चांसेस हैं। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सभी घर सिमिलर टाइप के हैं, सिमिलर लेआउट, सिमिलर एमिनिटीज़ के हैं, तो अप्रिसिएशन थोड़ा सा लिमिटेड ही रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर है ब्रांड नेम ऑफ द बिल्डर। अब जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती जाती है उसका एप्रिसिएशन वैल्यू स्लो होता जाता है बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन कुछ बिल्डर्स का ब्रांड नेम इतना बड़ा होता है बिकॉज ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिकॉज ऑफ देयर लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि वहाँ पे घर लेना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फैक्टर माना जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स की डिमांड कभी कम नहीं होती, मतलब वहाँ पे अच्छी एप्रिसिएशन मिलती है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जब भी एक ए ग्रेड बड़ा बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर प्रोजेक्ट इन दी लोकेलिटी। दूसरा, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी यूजुअली ज़्यादा होता है। तो जो भी बायर यहाँ पे घर ले रहा है उसका माइंडसेट बहुत ही क्लियर होता है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ फॉर दी ब्रांड,
फॉर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड फॉर द मेंटेनेंस। और जब भी ऐसे प्रोजेक्ट में RWF फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द होम बायर्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स हमेशा वेल मेंटेन्ड होते हैं। अगर प्रोजेक्ट वेल मेंटेन्ड है तो उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होगी, अगर डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ की एप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिलेगी। तो इन जनरल अगर आप एक ब्रांडेड डेवलपर का घर लेते हो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन वहाँ का एप्रिसिएशन वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलेगी। ये एक जनरल रूल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वैलिड होता है, बट डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपको ज़रूर मिलेंगे, बट जनरली ब्रांडेड डेवलपर आपको बेटर एप्रिसिएशन देंगे। फाइनली बोनस पॉइंट जो किसी लोकेलिटी से रिलेटेड नहीं है, बट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर यूनिट की यूएसपी से रिलेटेड है। मतलब ऐसा कुछ यूनिक है उस प्रोजेक्ट या उस यूनिट में जो बहुत ही रेयर है, जिसके वजह से आपको एप्रिसिएशन बेटर मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा ग्रीन एरिया दिया हुआ है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक डेडिकेटेड जोन है, या फिर वो प्रोजेक्ट पेट फ्रेंडली है। एक पर्टिकुलर यूनिट लेवल पे आपके घर में अच्छी सनलाइट आती है, उसका वास्तु बहुत ही बढ़िया है, उसका व्यू बहुत ही औसम है, तो ऐसे जो यूनिट्स होते हैं उनके अंदर भी आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, इनिशियली शायद आपको PLC पे करनी पड़े, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म इसके अंदर एप्रिसिएशन, इसका प्राइस वैल्यू थोड़ा सा बेटर मिलेगा। टू समराइज, आज हमने उन फैक्टर्स के बारे में बात की जो आपके प्रॉपर्टी के प्राइस एप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आप पर्सनली खुद इवैल्यूएट कर सकते हो। इसके अलावा और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी के प्राइस एप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो आपके कंट्रोल के बाहर हैं और उनको मॉनिटर और इवैल्यूएट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फॉर एग्जांपल जोनिंग लॉस चेंज हो गए, या फिर कोई पॉलिसी में चेंजेस आ गए, जैसे सर्कल रेट बढ़ गया तो प्रॉपर्टी के प्राइस अपने आप बढ़ गए। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा है। इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है, फॉर एग्जांपल अभी एक सेंटिमेंट है कि रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट बूम पे है और उस वजह से हर जगह एप्रिसिएशन अच्छा मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रपोज कर दिया तो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर डेवलपर्स काफ़ी नई चीज़ों के साथ में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, उन्होंने अगर अपने प्राइसेस बढ़ा दिए तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। बट लेकिन ये सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल के बाहर हैं और इनको इवैल्यूएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्लस इनका इम्पैक्ट टेम्पररी होगा। जो बाकी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो इन द लॉन्ग रन आपके प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे एक डेवलप लोकेशन या एक डेवलपिंग लोकेशन के बीच में कंपैरिजन करते हैं और कैसे चूज़ किया जाए कि हमारे लिए क्या लोकेलिटी करेक्ट रहेगी, या फिर अगर आप एक डेवलपिंग लोकेशन के प्राइस मूवमेंट के साइकिल्स को कैसे स्टडी करते हैं वो जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर करो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से रियल एस्टेट पे और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूँगा। That's all for today. Signing off. I'm Rohan Bhardwaj. Take care. Have fun.